पिछले टर्न पर हम लोग मूल मात्रकों की परिभाषा का अध्ययन कर रहे थे। मूल मात्रकों में मीटर की परिभाषा हो गई थी और मीटर चूँकि लंबाई का मात्रक होता है तो लंबाई के अन्य मात्रकों को भी वहाँ पर मैंने एक जगह इंक्लूड कर दिया था। आइए यहाँ पर देखते हैं किलोग्राम की परिभाषा। किलोग्राम की परिभाषा क्या है? फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। कोई प्लेटिनम इरेडियम की छड़ ले ली गई और कह दी गई कि यह 1 किलोग्राम, छड़ नहीं बेलन, ये कोई छोटा सा बेलन बना लिया गया होगा किसी स्टैंडर्ड साइज़ का और उसको मान लिया गया होगा कि वह 1 किलोग्राम का है। प्लेटिनम इरेडियम का क्यों? क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता है और दूसरी चीज़ कि जाड़ा गर्मी या बरसात में उसका द्रव्यमान न तो बढ़ता है न तो घटता है, यानी उसका द्रव्यमान टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है और उस पर जंग नहीं लगता है, इसलिए प्लेटिनम इरेडियम की छड़ ले ली गई थी। शुरू में यही परिभाषा दी गई, बाद में ये भी बताया गया। ये दूसरी परिभाषा है, सेकेंड डिफिनीशन, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000.028 सेंटीमीटर क्यूब जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। ये जो 1000 लिखा गया है, 1000.028, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो सामान्यतया 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? कोई पात्र ले लीजिए या कोई घनाकार पात्र ले लीजिए जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा हो। ये 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, हाइट कह लीजिए या डेप्थ कह लीजिए, और ये इसकी ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर यह है। तो 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, मतलब लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई ये है। तो इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात 1000 सेंटीमीटर क्यूब जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। यहाँ पर बात ध्यान देने की आवश्यक के लिए ये जरूरी है कि ये जल जो होता है शुद्ध जल होता है और इसके साथ साथ एक यहाँ पर जोड़ा गया है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और दूसरी चीज़ कि जल का घनत्व या द्रव का घनत्व टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर घनत्व बढ़ता या घटता रहता है। तो इससे ये आयतन यदि समान रहे और टेम्परेचर बढ़ा या घटा दिया जाए तो घनत्व बढ़ने या घटने के कारण इसका द्रव्यमान जो है घट या बढ़ सकता है, क्योंकि जो मास का फार्मूला होता है m = v × रो, ये रो घनत्व होता है। इसका वैल्यूम, इसका आयतन तो निश्चित है, फिक्स कर दिया गया, लेकिन रो की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से m की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर कन्फाइंड कर दिया गया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000.028 सेंटीमीटर क्यूब जल का द्रव्यमान जो होता है वह 1 किलोग्राम होता है। इसके बाद परमाणुविक स्केल पर आ जाइए, एटॉमिक स्केल पर आ जाइए। एटॉमिक स्केल पर जब हम बात करते हैं तो ये बताया जाता है, परिभाषा 1 किलोग्राम की ये भी है और एक परिभाषा यह भी है। कार्बन 12, कार्बन जिसका परमाणु भार 12 होता है, उसका कार्बन 12 के 5.0118 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। यह जब मूल कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है, वहाँ से निकाल के दिखाया जाता है कि इतने परमाणुओं का द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 किलोग्राम होगा। फिलहाल ये आपकी जानकारी के लिए है। वैसे तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम भी होता है। किलोग्राम तो ये बतलाया गया है, चूँकि यह SI या इंटरनेशनल सिस्टम का यह मात्रक है। ये इंटरनेशनल सिस्टम का मात्रक है, लेकिन द्रव्यमान के अन्य मात्रक भी हैं। ग्राम भी हो गया, किलोग्राम भी हो गया। ग्राम किलोग्राम में क्या संबंध होता है? ग्राम किलोग्राम में संबंध ये होता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम
उसी तरीके से क्विंटल होता है 100 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 क्विंटल, 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मीट्रिक टन। इस तरह से तमाम मिलीग्राम भी होता है। मिली का मतलब 10⁻³ और ग्राम, तो 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। फिर ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे। एक नई चीज़ आपको बताने चल रहा हूँ, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है एक स्लग भी होता है। एक स्लग बराबर 14.594 किलोग्राम होता है। इसको याद रखना चाहिए, कभी कहीं आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद आइए हम आपको चलते हैं समय के मात्रक सेकंड पर। सेकंड को परिभाषित करने के लिए इस परिभाषा को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस परिभाषा को देखते हैं। एक सेकंड वह समयांतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण के 9,91,631,770 कंपन होते हैं। कितने, एक सेकंड में ही, एक सेकंड संभवतः आपकी पलक जो झपकती होगी वह एक सेकंड से थोड़े कम समय अंतराल में, और एक सेकंड को आप जानते हैं। और कंपन का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी यदि मान लीजिए, कंपन के बारे में पहले मैं इसको बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये कोई इस्पात की ब्लेड है और एक सिरा इसका यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। जब इस ब्लेड को थोड़ा सा नीचे दबा करके छोड़ते हैं तो ये ऊपर नीचे कंपन करने लगती है। सपोज दैट कि आपने इसको नीचे दबा करके छोड़ दिया तो ये नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया। तो यहाँ से ऊपर जाने और नीचे आने में इसको कहा जाता है एक कंपन। और यहाँ पर कितने कंपन हैं? परमाणु का कंपन है। ये परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्घ्य वाले ये विकिरण का कंपन है। कितने कंपन? 9,92,631,770 कंपन। ये सब चीज़ें, इतने कंपन आदमी द्वारा अपने काउंट नहीं किया जा सकता है। ये सब काउंट किया गया है मैथमेटिक्स की सहायता से या फार्मूले की सहायता से। तो कैलकुलेट करके उसको लिख दिया गया है कि इतने कंपन यदि सीजियम 133 परमाणु द्वारा जो तरंगदैर्घ्य निकलती है उसके विकिरण में एक सेकंड में इतने कंपन होते हैं, या इतने कंपन जितने समय में होते हैं, 9,91,631,770 कंपन जितने समय में होते हैं वही क्या कहलाता है? एक सेकंड कहलाता है। यही परिभाषा ऊपर भी लिखी गई है, लेकिन थोड़ा सा ऊर्जा स्तर के रूप में समझा करके लिखी गई है कि एक सेकंड वह समय अंतराल है जो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के दो अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण के 9,91,631,770 आवर्त कालों के बराबर है। ये दो अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण के ये चीज़ आप लोग अभी जानते नहीं होंगे, फर्स्ट ईयर में है। जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तब आप पाएंगे कि परमाणु के तमाम ऊर्जा स्तर होते हैं। ये ऊपर ज्यों-ज्यों हम बढ़ते चले जाते हैं तो ये ऊर्जा स्तर है। पहला ऊर्जा स्तर मान लीजिए, या निम्नतम ऊर्जा स्तर है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, और यह पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर। इसकी विशेषता होती है कि ज्यों-ज्यों हम ऊपर की तरफ जाते हैं त्यों-त्यों इसके बीच की दूरी, एनर्जी लेवल जो है ये कम होता जाता है। तो कह रहा है निम्नतम ऊर्जा स्तर। निम्नतम ऊर्जा स्तर कौन हो गए? यही दोनों हो गए। एक सेकेंड वह समय अंतराल है जो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के दो अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण। ये जो जब कभी परमाणु जो होता है ये अपने हायर एनर्जी स्टेट से, इन्हीं दोनों ऊर्जा स्तर, निम्नतम ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो क्या करता है, इन दोनों के ऊर्जा का जो अंतर होता है
इन दोनों स्तरों के बीच ऊर्जा का जो अंतर होता है उसी के ऊर्जा के बराबर प्रकाश उत्पन्न करता है या विकिरण उत्पन्न करता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, E=h²। तो यहाँ से जो विकिरण उत्पन्न होता है उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया जाता है और वहाँ से न्यू को कैलकुलेट किया जाता है। μ=E/h। यह h जो है प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है। तो इस प्रकार से इसकी फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, यही आती है 9,192,631,770। ये अर्थात तो माना जाता है कि इसमें इसके इतने कंपन होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कंपन, तो उतना कंपन, इसी आवृत्ति का कंपन इसमें होता है। तो ये रहा सेकंड के बारे में। आइए अब हम आपको बताने चलते हैं एम्पियर के बारे में। वैद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर चौथा पॉइंट होगा हमारे ख्याल से। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है, आप पता है। एम्पियर को परिभाषित कैसे करते हैं, यदि दो लंबे समांतर तार, या यूं कह लें कि ये अनंत लंबाई, लंबे मतलब अनंत लंबाई, अनंत का मतलब क्या होता है मैं आपको बताया हूं, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, में समान प्रबलता की धाराएं प्रवाहित की जाएं। फिर सुनिए, यदि दो लंबे समांतर तार में या तारों में समान प्रबलता की धाराएं प्रवाहित की जाए, अर्थात इसमें आई प्रवाहित की जाती है तो इसमें भी आई प्रवाहित की जाए, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा तार के प्रति मीटर लंबाई पर कार्य करने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर या 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो कहा जाता है कि इन दोनों तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कैसे इसको परिभाषित किया जाता है, एक बार मैं फिर आपको बताऊं या इसकी परिभाषा को मैं लिख दूं। ये दोनों तारों में दो समांतर तार हैं, ये दोनों समांतर तारों में जब वैद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित की जाती है तो ये दोनों समांतर तार, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों में जब दिशा समान रहेगी तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि इसमें धारा इधर की तरफ जा रही है और इसमें धारा इसके उल्टे दिशा में आ रही है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इतना इसको आप लोग जानते रहिए कि मतलब दो समांतर तार हों, उनमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उन दोनों के बीच एक बल रहेगा, ठीक उसी प्रकार से बल लगता है जैसा कि वो आपका दो आवेशों के मध्य आकर्षण का बल लगता है, या जैसा कि दो पार्टिकल्स होते हैं उनके मध्य बल लगता है, कुछ उसी तरह से इसके बीच में भी कुछ बल का अनुभव होता है। तो इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, 1 एम्पियर वह धारा है एक एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित लंबे तथा
सीधे समांतर तारों में प्रवाहित किए जाने पर तार के प्रति मीटर लंबाई पर या तारों भी लिख सकते हैं, तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये हो गया। 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे तथा सीधे समांतर तारों में प्रवाहित किए जाने पर तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। या दो लंबे सीधे समांतर तार हों जिसके बीच की दूरी 1 मीटर हो, उनमें समान प्रबलता की धारा प्रवाहित किए जाने पर उनके प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो हम कहेंगे कि वह जो वैद्युत धारा है वह 1 एम्पियर की होगी। प्रत्येक तार में वैद्युत धारा जो है 1 एम्पियर की होगी। अब इसके बाद से आता है अगला ताप का मात्रक केल्विन। उस केल्विन को हम डिफाइन कर रहे हैं। केल्विन के बारे में देखिए, पांचवा। तो आइए हम बात करते हैं केल्विन की। टेम्परेचर का मेजरमेंट केल्विन के द्वारा किया जाता है। तो एक केल्विन किसे कहते हैं? एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है इसको। वास्तव में इस जो त्रिक बिंदु होता है, त्रिक बिंदु कहते किसे हैं? त्रिक बिंदु वह होता है, वह टेम्परेचर होता है जहाँ पर जल की तीनों अवस्थाएं अर्थात ठोस, द्रव, गैस, या आप कह सकते हैं बर्फ कह लें, जल कह लें और उसका वाष्प कह लें या वेपर कह लें, वो तीनों एक ही टेम्परेचर पर साम्यावस्था में होती हैं। तीनों जिस टेम्परेचर पर साम्यावस्था में होती हैं वह त्रिक बिंदु कहलाता है। और यह होता है 273.16 केल्विन होता है। तो एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग होता है। तो ये रहा केल्विन। अब इसके बाद शेष 2 चीज़ें बचती हैं। एक होता है मोल, पदार्थ की मात्रा का जो है, आइए उसको भी बता देते हैं। मोल तो आप जानते हैं कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। एक मोल किसे कहते हैं? तो एक मोल जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा है, एक मोल किसी पदार्थ की
वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवों, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, परमाणु जब बात करेंगे तो परमाणुओं हो जाएगा या अणुओं इत्यादि, जो आप कहेंगे वही चीज़। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवों की संख्या आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। आवागाद्रो संख्या आप लोग जानते हैं 6.023 × 10⁻23 होता है। एक तो यह डिफिनीशन दिया जा सकता है, लेकिन जो डिफिनीशन दिया गया है, मुख्य डिफिनीशन जो है वह यह है कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अर्थात कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या होगी, उतनी ही कोई भी पदार्थ लिया जाए, उतनी ही उसके परमाणुओं की संख्या हो या उतनी ही उसके अणुओं की संख्या हो, तो कहा जाएगा कि वह पदार्थ एक मोल है। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणुओं की संख्या जो होती है आवागाद्रो की संख्या के बराबर होती है, और आवागाद्रो संख्या n को बोला जाता है ये 6.023 × 10⁻23 होती है। कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में भी यदि आप निकालेंगे तो उसमें भी परमाणुओं की संख्या इतनी ही आएगी। तो ये रहा मोल, और जो लास्ट बचता है वह है कैंडिला। कैंडिला, आइए समझते हैं कि कैंडिला क्या होता है। हाँ, तो ये आपको पता है कि कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, प्रकाश के मेजरमेंट में इसका काम आता है। तो इस कैंडिला को बताने से पहले हमको स्टेरेडियन के बारे में बताने की आवश्यकता है। ये स्टेरेडियन एक शब्द आया है अभी, इसके तुरंत बाद, इस हेडिंग के तुरंत बाद अभी हम आपको बताएंगे पूरक राशियाँ। तो पूरक राशियाँ में एक होगा रेडियन और एक होगा स्टेरेडियन। आप जो कोण का मेजरमेंट करते हैं, कापी और किताब लेकर के कापी पर जो है मेजरमेंट करते हैं कि यह 30 डिग्री का है, तो इसको लिखा जाता है π/6 रेडियन। आप निकालते हैं तो ये रेडियन है। ये स्टेरेडियन क्या है? ये जो रेडियन होता है यह समतल कोण होता है एक समतल पर, जैसे ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, इस पर चांदे की सहायता से जो कोण बनाया जाता है वह रेडियन में। अभी कुछ देर बाद नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि समतल कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है। फिलहाल इसको जल्दीबाजी में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो कोण होता है वह रेडियन में होता है। स्टेरेडियन का कोण किसे कहते हैं? ये 3 डायमेंशनल होता है। ये तो 2 डायमेंशनल, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है। 3 डायमेंशनल जो एंगल होता है वह स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है। मान लीजिए कोई कोन है, कीप है, कोई कीप को यहाँ पे बंद कर दीजिए, तो यहाँ पर समतल कोण को या रेडियन वाले एंगल को ऐसे दिखलाया जाता है, कोई ऐसे 2 रेखा खींच करके ऐसे। लेकिन यहाँ पर यदि यह कीप है, यहाँ पर बंद है, या यह कोनिकल कोन है,
तो कोण यहाँ पर जो एंगल बनाता है या सबटेंड करता है, यह एंगल को, इस एंगल को ओमेगा से निरूपित किया जाता है और इसका मेजरमेंट किया जाता है स्टेरेडियन में। यह इसको चांदे की सहायता से नहीं नापा जा सकता, इसके नापने का पैरामीटर दूसरा है। बस केवल आप ये समझिए कि यह 3 डायमेंशनल कोण है, एंगल है। अगर मान लीजिए कोई ये गोला है और यह चारों तरफ से बंद है और यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत रखा गया है जो इतने हर्ट्ज की आवृत्ति का, यह एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत कई प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य भी प्रकाश स्रोत के उदाहरण हैं। तो सूर्य से पता चलता है कि जो विजिबल रेंज में, जो दिखाई देने वाले रेंज में आप 7 प्रकार की किरणें प्राप्त करते हैं, जिसको VGR से कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन और सभी चीज़ें जो होती हैं। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग की किरणें हैं। तो वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत नहीं है, वो सप्तवर्णी, जिसमें 7 रंग हो उसको सप्तवर्ण मतलब होता है रंग। एक वर्णी प्रकाश स्रोत जिसमें केवल एक ही रंग की तरंगे हों उसको एक वर्णी कहा जाता है। मरकरी ट्यूबलाइट से भी निकलने वाला प्रकाश जो होता है, मरकरी वेपर लैंप से भी निकलने वाला प्रकाश एक वर्णी प्रकाश स्रोत नहीं होता, उसमें भी कई कलर के प्रकाश होते हैं। हम लोग ट्यूबलाइट के प्रकाश में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे कैसे, यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर तो केवल एक ही वाइट कलर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, यह एक वर्णी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रिज्म से इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे तब आप पाएंगे कि इसमें एक कलर नहीं, कई प्रकार के कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। जिस तरह से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आप प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻20 हर्ट्ज यहाँ पर आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत रख दिया जाए और इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकल रहा है इसकी आवृत्ति कितनी है, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज है यहाँ से। तो कह रहा है एक कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है, जो उस दिशा में, आप शक्ति का मात्रक वाट समझते होंगे, जो उस दिशा में ये 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब कि प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का, ये देखिए यहाँ से कोई, अभी मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा बंद है, यहाँ पर कोई एक कोण बना लीजिए और जिसका यह एंगल कितना है, 1 स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन। तो जब यह 1 स्टेरेडियन का कोण होगा और इसमें से इतनी तीव्रता का, इतनी 540 × 10⁻12 आवृत्ति की का प्रकाश स्रोत की जो तरंगे निकलती हैं, ये कितने वाट की हों, 683 वाट, 683 वाट। तब ये कहा जाता है कि इसमें से जो निकलने वाला प्रकाश है वह एक कैंडिला है। फिर मैं इसको जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, एक बार और आप इसको समझने की कोशिश करें कि एक कैंडिला किसी दिशा में, कोई जरूर नहीं इस दिशा में ही, यहाँ आप 1 स्टेरेडियन का कोण बना लीजिए और वहाँ से निकालिए 1 स्टेरेडियन से, 1 स्टेरेडियन से कितना वाट निकलना चाहिए, 1/683 वाट निकलना चाहिए। या नीचे इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी 1 स्टेरेडियन का कोण बना करके ले सकते हैं। तो चाहे इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं कहीं, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बना होना चाहिए वह 1 स्टेरेडियन का बना होना चाहिए। और यहाँ पर जो प्रकाश स्रोत रखा गया हो उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। तो एक कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। ये इसकी ज्योति तीव्रता कही जाएगी जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो यहाँ से जो प्रकाश निकल रही है इसकी तीव्रता 1/683 वाट हो तो कहा जाता है कि ये जो प्रकाश स्रोत है यह एक कैंडिला का प्रकाश
उत्पन्न कर रहा है। आज इतना ही। शेष जो है पूरक मूल राशियों के बारे में, समतल कोण, घन कोण के बारे में कल विस्तार से चर्चा होगी और इसके बाद से लंबाई का मापन, बड़ी लंबाइयों का मापन और छोटी लंबाइयों का मापन, इस तरह के टॉपिक्स आपको आएंगे और उसको 1 बाय 1 हम समझाने की कोशिश करेंगे।